assumptions है हमारी, rays are paraxial, aperture is small, all angles are small. ठीक है, फिर स्नेल्स लॉ हमें यूज करना है डेरिवेशन के पहले स्टेप। तो हमने डेंसर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कह दिया, रेयर वाले का μ1 कहते हैं। स्नेल्स लॉ वहां लगाया, μ1 sin i = μ2 sin i। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में यूज करना है। तो सिंस ऑल एंगल्स आर स्मॉल, तो ये आ जाएगा μ1 * i, sin i को i लिख दिया स्मॉल एंगल के लिए, और μ2 sin r को r लिख दिया। sin r को r लिख दिया, उसको sin i को i लिख दिया। अब ये एंगल i को क्या लिखेंगे? देखिए टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहला स्टेप रे डायग्राम, दूसरा स्टेप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में तुमने ये स्नेल्स लॉ लिखा। इस स्नेल्स लॉ का जो i है उसे आपने अल्फा बीटा और गामा की टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखना है? जो i एंगल है वो दो लाइनों से बन रहा है, आप डायग्राम को फॉलो करिए। एक इस लाइन से बन रहा है और एक ये ब्लू में जो लाइन बनाई है इससे बन रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो है वो जो दो लाइंस आई एंगल बना रही हैं वो लाइन वो दो लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिलकर एक ट्रायंगल बना देंगे। दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल है? ओ एम सी। उस ट्रायंगल पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दो। तो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के क्या आ जाएगा? आई क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस गामा। वेरी राइट, मुश्किल तो नहीं आई। अल्फा प्लस गामा आ गया, पता चल गया ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, गामा मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ और आर ऐसे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अल्फा प्लस गामा, और इधर है μ2 इधर आर के लिए। फिर आर भी दो लाइनें बना रही है, एक ये लाइन और एक ये ब्लू लाइन, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रहे हैं। वो ट्रायंगल कौन सा है? एम सी आई। उस पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ। गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। डायग्राम पूरी बनाई हो ठीक से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गामा आर प्लस बीटा है, गामा जो है अगर वो आर प्लस बीटा है तो आर क्या होगा? गामा माइनस एम। दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्री, ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम ज्योमेट्री योर इट। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी है। अब आप जो है यहां गामा वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, अल्फा बीटा वाली इस तरफ। μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। ठीक है, ओके अगम। ठीक है बच्चा, तो यहां अब हम अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा और गामा को tan गामा लिख सकते हैं। स्मॉल एंगल से ठहरे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस चाहिए। अल्फा बीटा गामा में मैं क्या करूंगा काम? मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तब लिखूंगा अगर tan अल्फा। यहां ना हम m से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, आप बना लीजिए सारे mn परपेंडिकुलर। अपर्चर अगर छोटा है तो ये n पॉइंट p के बिल्कुल पास होगा। देखिए ये बड़ा अपर्चर है, बड़े अपर्चर में m से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो देखो ये डिस्टेंस दूर है। अगर अपर्चर मेरा छोटा होगा तो m से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, वो p के ऊपर ही लाई करेगा स्मॉल अपर्चर में, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा कर लिखूंगा, उसमें अपने आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस अपीयर हो जाएगा। तो हमने अल्फा को लिख लिया tan अल्फा, बीटा को लिख लिया tan बीटा, स्मॉल एंगल्स हैं वी कैन राइट दिस, और गामा को लिख लिया tan गामा। तो tan अल्फा कितना है? nm अपॉन
ओ एन नहीं, सारे डिस्टेंसेस पोल से लिखने। देखो मैंने एन से शुरू किया, इसको भी एन ओ, पोल वाली साइड से, ओरिजिन पोल है, आदत ही ये डालनी है। साइन कन्वेंशन कहते हैं सारे डिस्टेंसेस पोल से लिखनी। फिर प्लस म्यू टू tan बीटा, इट इज एन एम ओवर एन आई। कैसे पता चल रहा है? ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल देख लीजिए, ये वाले ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से मैंने tan अल्फा लिखा, और इस ट्राइंगल से मैं tan बीटा लिख रहा हूं। अब tan गामा किस ट्राइंगल से लिखोगे? ये, तो tan गामा कितना आ जाएगा? tan गामा कितना आ जाएगा जी? nm अपॉन nc। यहां तक सबका नोट हो गया? ठीक है जी। अब देखिए nm और nm तो गए तक, और क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, हम n को p से रिप्लेस कर सकते हैं, n और p बहुत क्लोज होंगे। तो अगले स्टेप में मैं इसको लिख रहा हूं μ1 अपॉन no को po प्लस μ2 अपॉन ni को pi इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन nc को pc। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से PO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। PO क्या होगा? U के माइनस U, लेफ्ट को जा रहे हैं ना आप, इंसिडेंट रे राइट से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो PO इज माइनस U, PI प्लस V, PC प्लस R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। B इमेज डिस्टेंस, ये देखो P से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, B लिखते हैं उसको, और P से C तक का डिस्टेंस वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके, यहां तक नोट हो गया सबका? यस सर। अब फिर इक्वेशन लिखो, μ1 ओवर PO को लिखो माइनस U प्लस μ2 अपॉन PI को लिखो V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर PC को लिखो R। ये मेरी इक्वेशन बन गई। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन है। थोड़ा सा रीएडजस्ट करके लिखना चाहूं तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। देखिए आप ये ध्यान दीजिए, जो PO, PI, PC ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से, ये अल्फाबेट की टर्म्स में लिखे हैं। जब इन्हें सिंबल्स U, V और R में कन्वर्ट किया है तो साइन कन्वेंशन लगाइए, लगाइए ना साइन कन्वेंशन। आई हैव यूज्ड द साइन कन्वेंशन। अल्फाबेट्स से सिंबल्स में आते हुए हम साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, मेरे पास दिया होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, p निकालो ऐसे करके, तो मैं साइन कन्वेंशन दोबारा लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? हाँ जी, डेरिवेशन के टाइम पे लगा लिए मैंने एक बार, अब दोबारा लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? अभी कह रहे लगाएंगे, हाँ बोलो, लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे।
यानी कि जब मेरे को ये u 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, बात पर बड़े ध्यान से समझिए इसको, अगर मेरे को u 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैं u को मैं -10 लिखूंगा, r 15 दिया है तो r को मैं यहाँ r इस साइड पे है तो +15 लिखूंगा। दोबारा लगाने में तो इसके लगाए जाने का काम ही खत्म हो गया। आपने पहली बार साइन कन्वेंशन लगाई, नेगेटिव लगाया, दोबारा न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अल्फाबेट से, मैं इसे कहता हूं कि अल्फाबेट्स में लिखा था आपने पहले, अल्फाबेट्स से तुम सिंबल में गए, सिंबल यानी कि यू वी और आर में गए, सिंबल से तुम न्यूमेरिकल वैल्यू में गए, यहां से यहां भी साइन कन्वेंशन लगाई, यहां से यहां भी साइन कन्वेंशन लगाई, अगर जिसको यहां नेगेटिव लिखा उसको दोबारा यहां नेगेटिव लिखा, नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस ही हो जाएगा। फिर लगाने का मतलब क्या है? लगाने का मतलब था, समझो इस बात को, साइन कन्वेंशन क्यों इंट्रोड्यूस की गई। देखो मैंने भी ये डेरिवेशन जब करी तो मैंने तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पे है, इमेज किधर बन रही है, कन्वर्जिंग बन रही है, डाइवर्जिंग बन रही है, ठीक है ना। एक्चुअली जब आप साइन कन्वेंशन लगाए बिना रिजल्ट्स डिराइव करते हो तो ऑब्जेक्ट जो है अगर पोल और सी के बीच में है, सी के बियॉन्ड है, कोरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस हैं या इक्वेशंस हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। साइन कन्वेंशन लगाने पे आप ऑब्जेक्ट को यहां रख के डिराइव कर लो, यहां रख के डिराइव कर लो, वहां रख के डिराइव कर लो, किसी भी पोजीशन पे रख के डिराइव कर लो, तुम्हारे रिजल्ट सेम है। साइन कन्वेंशन का कारण बनाए जाने का कारण ही ये था कि एक बार तुमने साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करी, वो इसलिए इंट्रोड्यूस करी कि ऑब्जेक्ट को पोल से जहां मर्जी रखो, हर बार आपकी रे डायग्राम के साथ रिजल्ट जो आ रहा है, सपोज इस बात को ना बेटर समझ सकते हो आप क्योंकि आपने मिरर ज्यादा पढ़ा हुआ है तो आप मिरर से बेटर समझ सकते हो। लेट मी डू इट ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। हाँ जस्ट देखिए, ये आपके पास एक मिरर है, सेकंड के मिरर है, आपको पता है ऑब्जेक्ट ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ऑब्जेक्ट सी से दूर हो तो इमेज कहीं बनती है, सी पे हो तो सी पे बनती है, सी और एफ के बीच में कहीं और बनती है, एफ और बी के बीच में इमेज कहीं और बनती है। तो अगर डेरिवेशन करते हुए मैं साइन कन्वेंशन ना लगाऊं और ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखूं, रे डायग्राम बना के इमेज जहां आ जाएगा मैं डेरिवेशन करूं, ठीक है। अब दूसरी बार बिना साइन कन्वेंशन लगाए मैं ऑब्जेक्ट को अब एफ और पी के बीच में रख रहा हूं, इमेज अब इसकी इस तरफ बनेगी, ठीक है ना, इमेज इस तरफ बनेगी, मैं डेरिवेशन करूंगा, मेरा यहां वाला ऑब्टेन्ड रिजल्ट और यहां वाला ऑब्टेन्ड रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो उस केस में ना मुझे फिर 6 इक्वेशंस याद रखनी पड़ जाएंगी, 6 नहीं, बियॉन्ड सी वाली, सी वाली, सी और एफ वाली और एफ और पी के बीच में 4 इक्वेशंस याद रखनी पड़ेगी। कौन याद रखेगा इसे? हम क्या करते हैं, हम साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ हर बार इक्वेशन मिरर की 1/v + 1/u = 1/f ड्राइव। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू दोबारा इंट्रोड्यूस करते हो साइन के साथ तो उससे जिस केस में वो एक्चुअली है उस केस में पहुंच जाती है दोबारा इक्वेशन। तो साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि वेरियस ऑब्जेक्ट पोजीशंस के लिए इमेज पोजीशंस के फार्मूलाज एक सिंगल फार्मूलाज में कन्वर्ट किए जा सकते। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हुए रिपीट साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बैक वहां पहुंच जाते हैं जिस केस के लिए आप उस रिजल्ट को डिराइव करते हैं। 2 बार लगानी होती है, मोटी मोटी बात है, 2 बार लगानी होती है, डेरिवेशन के टाइम पे भी लगानी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी लगानी है, ठीक है, ओके। सो ये फार्मूला ड्राइव हो गया। अब एक और बात याद करिए, आपका जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो,
चाहे ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, नहीं मुझे ये कहना, चाहे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, चाहे कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बन रही हो या वर्चुअल बन रही हो, हमेशा फार्मूला ये बनेगा अगर रेज रेयर टू डेंसर जा रही है, अगर तुम्हारी रेज रेयर टू डेंसर जा रही है तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भी मेरा सरफेस जो है कन्वेक्स है कि कनकेव है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। हालांकि मैंने ये डेरिवेशन करी है रियल इमेज के लिए, मैं वर्चुअल इमेज के लिए भी करके दिखा देता हूं, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है बच्चों, सो आई रिपीट, जब भी रेज रेयर टू डेंसर जा रही होंगी, चाहे वो कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे रियल इमेज बन रही है, चाहे वर्चुअल इमेज बन रही है, हमेशा यही फार्मूला आएगा, mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। ठीक है, जब भी रेज रेयर टू डेंसर जा रही है। अब हम एक और केस इसका करते हैं, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में ही वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज फॉर्म। मेरे को कुछ राइट अप नहीं बदलना, मैं सिर्फ रे डायग्राम बदलना, आपको दोबारा लिखना पड़ जाएगा, हमने तो दोबारा लिखना ही है। सो व्हेन यहां रियल की बजाय वर्चुअल इमेज फॉर्म, ठीक है। So when virtual image is formed, virtual image form के लिए convex refracting surface, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये बॉल, ऑब्जेक्ट को अब आप पास रखिए प्रिंसिपल एक्सेस, सिलेंडर आ गई। इमेजिन कर लीजिए मन में कि स्फीयर का सेंटर लगभग यहां होगा, इमेजिन सी मार्क, नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल मैंने इसको ज्वाइन करा दिया सी से, ये नॉर्मल बन गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करिए, हाँ जी, डायग्राम बना बना के जो है प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की। कल मैंने डायग्राम टेस्ट करने हैं, कल नहीं, कल तो टेस्ट भी होगा ना, परसों करूंगा टेस्ट, तब तक ये डेरिवेशन पूरी हो जाएगी। सो ये एंगल आई हो जाएगा। अब ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन मुझे वर्चुअल में बनानी है, वैसे इसका पाथ ये था टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे थोड़ी सी बेंड करा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड तो मैं टुवर्ड्स द नॉर्मल ही करा रहा हूं, बट आई एम नॉट बेंडिंग इट दैट मच कि रियल इमेज बन जाए। अब ये इस तरफ जाके तो कहीं पे एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को मिल नहीं रही, तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं, इसको आप एक्सट्रापोलेट करो, यहां हमारी इमेज बनी, ठीक है जी, ओके। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों। अब जरा अल्फा बीटा और गामा मार्क करना। अल्फा किसको बोलते थे? ओ से निकलने वाली रे, यस। बीटा किसको बोलते थे? आई वाली। गामा किसको बोलते थे? सी वाले। डायग्राम बन गया बच्चों? यस सर, Assumptions? अब फिर से स्टार्ट करें, स्टेप्स वही हैं। पहला स्टेप रे डायग्राम बनाना, दूसरा स्टेप स्नेल्स लॉ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तीसरा स्टेप अल्फा बीटा गामा में रिलेशन लिखना है, और फिर अल्फा बीटा गामा को tan अल्फा tan बीटा tan गामा लिख देना है, तो फिर आगे डेरिवेशन अपने आप। 3 स्टेप्स। तो फिर से स्नेल्स लॉ,
इधर वाला मीडियम mu2, इधर वाला मीडियम mu1, mu1 sin i is equal to mu2 sin r। ओके, यही लगेगा ना? लिख लोगे यहां तक तो बता देना। सारे एंगल छोटे हैं, sin i को i और sin r को r, यही लगेगा। यहां तक तो सेम ही आ गया बच्चों। ठीक है, अब बताओ आई अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या है? आई जिन दो लाइनों से एंगल बना रहा है, जिन दो लाइंस में एंगल आई है, उन दो लाइंस का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है। आई क्या होगा बोलो? आई क्या आएगा बोलो? मैं मार्क करूं? एक ये एम कह दिया, ये वाला और ये वाली लाइन। आई अल्फा प्लस गामा ही आ गया, आई की वैल्यू वही आ गई, पर ये जरूरी नहीं सेम आई। अब आर की बताओ, आर किन दो लाइन से बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस तक पहुंचो। आर की अल्फा प्लस गामा। है ना, अल्फा प्लस गामा नहीं बेटा, ये आर एक तो इस लाइन से बेटा यहां नहीं आ रहा, ये वाली लाइन पुत्र जी, ये इसके साथ इन लाइन, ये तभी मैंने कहा था इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज को अलग अलग कलर दे दो। ये लाइन इसके साथ आ रही है, ये बीटा गामा और आर, ये एक ट्रायंगल, एंगल सही पकड़ना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, यहां से परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दो हमने, r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, तो यहां मैंने बीटा प्लस गामा कर दिया, यहां मैंने चेंज किया बेटा। अब गामा वाली टर्म एक तरफ ले लो, अल्फा बीटा वाली एक तरफ, यहां आ जाएगा mu1 अल्फा माइनस mu2 बीटा, डिफरेंट इंक में लिख लेता हूं, माइनस mu2 बीटा, और यहां आ जाएगा mu2 गामा माइनस mu1 गामा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसको अल्फा को tan अल्फा लिख लिया, बीटा को tan बीटा लिख लिया, गामा को tan गामा लिख लिया, फिर से वहां tan अल्फा देखिए, इट इज nm डिवाइडेड बाय no, tan बीटा लिखिए nm डिवाइडेड बाय ni, tan गामा nm डिवाइडेड बाय mc, यहां बीच में नेगेटिव साइन है, ये एक इकलौता चेंज आया है। ठीक है, देख लो यहां तक लिखा गया, तो आगे बढ़ूंगा फिर मैं। हो गया, लिख लिया? यस सर। तो कह रहा है क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो n को p से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर से वह देख लीजिए, no को po, बीच में माइनस साइन है, ni को pi और mc को p। अब पॉजिटिव डायरेक्शन तुम्हारी ये है, सोच के बताइए, साइन कन्वेंशन लगाते हुए po माइनस u लिखेंगे, po क्या होगा? क्यों po वापस लेफ्ट से आ रहे हो, p2o, तो po इज माइनस u, pi माइनस, pi भी माइनस भी, और pc प्लस आर, pc प्लस आर। यहां देखिए, यहां माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस आया, यहां भी माइनस आया, वो अपने आप ही सेम रह जाना है, रिलेशन सेम रह जाएगा।
ठीक है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पीओ को माइनस यू, पीआई को यहां माइनस था और पीआई को माइनस वी, या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो गया और रिलेशन वही आ गया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। देख लीजिए, जब न्यूमेरिकल वैल्यू डालूंगा यू वी और आर बी, तो साइन कन्वेंशन दोबारा डालेंगे। देखिए हम अननोन को साइन नहीं देते, सपोज मुझे वी निकालना है, मैं वी को साइन नहीं दूंगा, नोट करिए इस बात को। पहले यहां तक आ गया, यहां तक नोट हो गया। Yes, sir. तो देखिए मैं हम अननोन को साइन नहीं देंगे न्यूमेरिकल्स में। मेरे को सपोज यू दिया है, आर दिया, मैं यू और आर का साइन लिखूंगा, वी साइन के साथ आएगा कैलकुलेशन में, अपने आप सोल्व होगा। बी ने नेगेटिव आना हुआ तो -20 आएगा, प्लस आना हुआ तो +20 आएगा। उससे फिर मैं इंटरप्रेट क्या करूंगा, मेरी इमेज किस तरफ बन रही है। हम अननोन को साइन नहीं देते, अननोन का साइन अपने आप कैलकुलेट होता है। सिर्फ अननोन को तभी साइन देना है अगर हमें पक्का पता हो कि जो अननोन वैल्यू है वो पॉजिटिव साइड पे आ रही है या नेगेटिव साइड, नहीं तो हम अननोन को साइन नहीं देते इक्वेशंस में। सो दिस वाज अ सिंपल डिजाइन फॉर डेरिवेशन। आई होप यू हैव नोटेड दिस। नोट हो गया सबका? Yes, sir. Now before I continue, I'll be sending you these diagrams also. ये आपने कॉपी पे बना लेने। मैंने तुम्हारे साथ किया ये वाला केस 1 रियल इमेज फॉर्म, फिर केस 2 वर्चुअल इमेज फॉर्म। आपने देखा रेज अगर रेयर टू डेंसर जा रही हैं तो रिजल्ट सेम ही रह रहा है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर ही रह रहा है। बेटा अगर कनकेव स्फेरिकल सरफेस होएगी, रेज रेयर टू डेंसर जाएंगी, ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस का यहां बना रखा है। ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस, इसमें भी रेज रेयर टू डेंसर जाएंगी और आपके पास सेम ही रे डायग्राम आएगी, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। कनकेव स्फेरिकल सरफेस में वर्चुअल इमेज आनी होती है, पर आपके पास जो है रिजल्ट सेम रह जाएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, डेंसर टू रेयर में क्या होता है वो बात फिर मैं कल करनी शुरू करूँ। ओके, ये प्रिपेयर करके आना।